प्रोवाइड किया जाएगा, पर फॉर नाउ विल डिस्कस मॉड्यूल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेप को। देखिए ग्रेप जो है वाइटिस विनिफेरा, जो वाइटिस फैमिली को बिलोंग करता है, उसका क्रोमोसोम नंबर है 38। अगर ग्रेप की बात करें तो ग्रेप है सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, लेकिन ट्रॉपिकल कंडीशन को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करता है, वहां पे भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर बात करें इस फ्रूट की तो ये एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। देखिए नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का मतलब होता है जो आफ्टर हार्वेस्टिंग अपनी राइपनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, उन फ्रूट को कहा जाता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अगर क्लाइमेटिक फ्रूट की बात करें तो वो हार्वेस्टिंग के बाद भी अपना जो राइपनिंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रखते हैं, मतलब इथाइलिन प्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, उसे कंटिन्यू रखते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, वो फ्रूट जो होते हैं उन्हें कहा जाता है क्लाइमेटिक फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, ये जो है क्लाइमेटिक फ्रूट है। अगर नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के एग्जांपल दूं तो सिट्रस, स्ट्रॉबेरी जो ये है, ये नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। देखिए जो ग्रेप है इसमें जो है पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है मेल, फीमेल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जो है ये कंटेन करता है। और एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें जो है पार्थेनोकार्पी भी पाई जाती है। देखिए इसमें जो पार्थेनोकार्पी का टाइप है वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी इसमें पाई जाती है। देखिए पार्थेनोकार्पी जो होती है वो होती है कि फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन स्टेनोस्पर्मोकार्पी में क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है, लेकिन जो ओव्यूल होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो अबॉर्ट हो जाता है। तो अबॉर्ट होने के कारण जो है सीड वो अनडेवलप्ड रहता है और यही इसका रीजन है ग्रेप में सीडलेसनेस का। तो जो सीडलेस वेराइटीज हैं वो ड्यू टू स्टेनोस्पर्मोकार्पी ही होती हैं ग्रेप में, जैसे थॉमसन सीडलेस हो गया, क्रिम्सन सीडलेस हो गया। तो जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है वो रिस्पॉन्सिबल है सीडलेसनेस के लिए ग्रेप में। बात करते हैं इसके टाइप ऑफ फ्रूट की, तो जो इसका टाइप ऑफ फ्रूट है बेरी इसका टाइप ऑफ फ्रूट है। जो एडिबल पोर्शन होता है वो होता है पेरिकार्प और इसमें जो है एक फॉक्सी अरोमा जो है ग्रेप में होता है ड्यू टू मिथाइल एंथ्रेनिलेट। तो मिथाइल एंथ्रेनिलेट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉक्सी अरोमा के लिए। देखिए जो इसमें रेड कलर होता है बेरीज का वो होता है ड्यू टू एंथोसाइनिन। देखिए जो ग्रेप है उसे इकोनॉमिकली वाइन प्रोडक्शन के लिए, रेजिन प्रोडक्शन के लिए जो है कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और एक और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इसका कि टार्ट्रिक एसिड जो है, टार्ट्रिक एसिड वो ग्रेप से इकोनॉमिकली कमर्शियल लेवल पे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्रेप से। चलिए मूव करते हैं इसके नेटिव की तरफ। देखिए नेटिव अर्मेनिया नियर द डिस्ट्रिक्ट नियर द कैस्पियन सी इन रशिया। देखिए यहाँ से इसे ओरिजिनेट हुआ है और इसे एशिया माइनर भी कहते हैं, इस प्लेस को एशिया माइनर भी कहा जाता है। देखिए जो ग्रेप है डेसिडियस क्लाइंबर है। देखिए डेसिडियस क्लाइंबर का मतलब होता है वो प्लांट्स जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं और रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, उनको कहा जाता है डेसिडियस क्लाइंबर, श्रब और ट्री। ठीक है, लेकिन जो ग्रेप है वो एवरग्रीन भी बिहेव करता है। देखिए एवरग्रीन भी ये बिहेव करता है। एवरग्रीन मतलब थ्रू आउट द लाइफ में जो है लीव्स बनी रहती हैं और नो मैटर दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रूट और नॉट, दे आर प्रोड्यूसिंग फ्लावर और नॉट, ये एवरग्रीन रहते हैं। अब देखिए जो ग्रेप है वो डेसिडियस क्लब बिहेव करता है और जो है एवरग्रीन कब बिहेव करता है। देखिए डेसिडियस बिहेव करता है, जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की जहां पे सीवियर विंटर्स होती हैं, वहां पे जो है ये जो ग्रेप है वो रेस्ट पीरियड में चले जाता है अपनी लीव्स को शेड करके, तो वहां पे ये डेसिडियस बिहेव करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेस्टर्न इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की, जो मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और इधर जो गुजरात वाला एरिया है, वहां पे वार्म विंटर के कारण जो है ये एवरग्रीन बिहेव करता है। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट रीजन में जो है डेसिडियस और एवरग्रीन बिहेव करता है। देखिए अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ग्रेप को इंट्रोड्यूस किया गया 1300 एडी में ईरान और अफगानिस्तान से इंडिया में। ठीक है, तो इस टाइम पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए बात करते हैं महाग्रेप्स की। तो देखिए जो महाग्रेप ऑर्गेनाइजेशन है इसे 19 जनवरी को 1999 में जो इसे एस्टैब्लिश किया गया, उसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। देखिए जो महाग्रेप ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये कि फार्मर्स को एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ठीक है, उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि जो अपना प्रोड्यूस है उसे सेल कर सके, फार्मर को अवेयर रखना अबाउट न्यू टेक्निक्स और कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं। देखिए इसका जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स को अवेयर रखना अबाउट न्यू टेक्निक्स ताकि वो एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का, एक गुड क्वालिटी का जो फ्रूट है उसे प्रोड्यूस कर सके। ठीक है,
एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का फ्रूट जो है उसे प्रोड्यूस कर सके। उन्हें फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें वो प्रोवाइड की जाती हैं। स्टोरेज रिगार्डिंग, पैकेजिंग रिगार्डिंग फैसिलिटीज जो होती हैं, प्री कूलिंग और जो कूलिंग यूनिट रिगार्डिंग जो फैसिलिटीज होती है वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि जो उनका प्रोड्यूस है उसे सेफली जो है वो लंबे टाइम तक उसकी वो स्टोरेज में उसे रखा जा सके, ताकि उसे लंबे टाइम तक उसे यूज किया जा सके, उसे मार्केट में अवेलेबल रखा जा सके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिशन लेवल की। देखिए मॉइस्चर परसेंटेज 79.2% इसमें है मॉइस्चर, और कार्बोहाइड्रेट है 16.5%। देखिए कैलोरीज की बात करूं तो 71 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम होती है, और विटामिन सी इसमें होता है 1 mg पर 100 ग्राम, इसमें विटामिन सी होता है। देखिए एरिया एंड प्रोडक्शन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एरिया है, देन कर्नाटक में, देन मिजोरम में, और प्रोडक्शन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, फिर कर्नाटक है, और देन तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे आपके लिए इजी पड़ेगा कि एरिया में भी जो है महाराष्ट्र कर्नाटक पहले दूसरे नंबर पे है, और प्रोडक्शन में भी महाराष्ट्र कर्नाटक पहले दूसरे नंबर पे है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो तेलंगाना जो है प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे है, देन पंजाब एंड देन महाराष्ट्र। देखिए अगर उन कंट्रीज की बात करी जाए जो ह्यूज अमाउंट में जो है ग्रेप को एक्सपोर्ट करती हैं, तो सबसे पहले है इटली, देन है चिले, और उसके बाद है यूएसए। ठीक है, ऐसे ही इंपोर्ट जो कंट्री इंपोर्ट करती हैं ह्यूज अमाउंट में, वो है सबसे पहले जो नंबर है यूएसए, देन है जर्मनी, और फिर है फ्रांस। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, इंडिया जहां पे एक्सपोर्ट करता है ग्रेप को, उन कंट्रीज की बात करी जाए तो सबसे पहला नंबर आता है नीदरलैंड का, देन आता है रशिया का, और उसके बाद आता है यूके का। देखिए ये डेटा के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब आईबीपीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आईबीपीएस है वो डेटा के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, चाहे वो नाबार्ड का एग्जाम हो, चाहे वो एएफओ का एग्जाम हो। तो पकड़ना है का सर? है देखो यार मैं हाथ पे ले यार मैं तो ये व्यू से, क्योंकि जो आईबीपीएस है वो डेटा के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, चाहे वो नाबार्ड का एग्जाम हो, चाहे वो एएफओ का एग्जाम हो। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी कंट्री में जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है कौन से फ्रूट क्रॉप को। तो चलिए इसके क्लाइमेट की बात करते हैं। देखिए ग्रेप जो है हॉट और ड्राई क्लाइमेट जो है ग्रोथ पीरियड में, फ्रूट पीरियड में जो है प्रेफर करता है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पुअर फ्रूट सेट के लिए, तो ह्यूमिडिटी जो है सुटेबल नहीं है ग्रेप के लिए। देखिए अगर इसके टेम्परेचर रेंज की बात करूं तो 15 to 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी रेंज है टेम्परेचर की। देखिए यहाँ पे अगर 15 से नीचे टेम्परेचर जाता है या ये एक्सीड करता है 40 डिग्री से ऊपर, तो ये जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर जो है एडवर्सली अफेक्ट करता है ग्रेप को। ठीक है, अगर इसकी रेनफॉल की बात करें तो 900 mm जो रेनफॉल है वो सफिशिएंट होता है और जो है सुटेबल होता है ग्रेप के लिए। देखिए अगर मैं इसमें लाइट इंटेंसिटी की बात करूं, देखिए लाइट इंटेंसिटी इसको चाहिए होती है 2400 फीट कैंडल की लाइट इंटेंसिटी इसे चाहिए होती है। अगर लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो वो एडवर्सली इफेक्ट करती है क्रॉप को, पुअर फ्रूट सेट होता है, क्रॉप फेलियर जो है ड्यू टू लो लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बात करेंगे सॉइल की। देखिए सॉइल जो होता है सैंडी लोम टू रेड लोम सॉइल जो होती है सुटेबल होती है ग्रेप के लिए, लेकिन हैवी जो सॉइल्स होती हैं, हैवी सॉइल्स और एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं, ये दे आर नॉट सुटेबल फॉर ग्रेप कल्टीवेशन। देखिए जो सॉइल डेप्थ है 1 मीटर की सॉइल डेप्थ जो है सुटेबल होती है ग्रेप के लिए। देखिए आइडल पीएच की बात करी जाए तो 6.5 to 8 इसका आइडल पीएच होता है, लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो 4 to 9.5 इसकी रेंज होती है, पीएच की रेंज 9.5 तक ये ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जो इसका अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं सैलिनिटी के लिए तो ये मॉडरेटली सेंसिटिव होता है, सैलिनिटी के लिए, सॉइल सैलिनिटी के लिए मॉडरेटली सेंसिटिव होता है। देखिए अगर इसकी ग्रोइंग पीरियड की बात की जाए तो ये 3rd ईयर से जो है फ्रूट बेयर करना स्टार्ट कर देता है, पर इन
ट्रॉपिकल कंडीशन सेकेंड ईयर से भी ये लेस देन सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर से फ्रूट बेयर करना स्टार्ट कर देता है। देखिए अगर इसके हार्वेस्टिंग की बात करूं तो प्रूनिंग के बाद जो है ये 100 to 120 डेज में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। देखिए प्लांटिंग, देखिए पिट साइज ऑफ 1 मीटर क्यूब, देखिए 1 मीटर क्यूब का पिट डिक किया जाता है विद रिकमेंडेड स्पेसिंग। लेकिन अगर मस्कट वैरायटी की बात करूं तो इसके लिए जो पिट है वो 0.6 मीटर क्यूब का जो पिट है वो डक किया जाता है मस्कट वैरायटी के लिए। देखिए रेकमेंड इसकी स्पेसिंग है 3 into 2 मीटर फॉर मस्कट वैरायटी एंड 4 into 3 मीटर फॉर अदर वैरायटीज। जो है इसका स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है अदर वैरायटीज के लिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम प्लांटिंग टाइम। देखिए प्लांटिंग टाइम रीजन टू रीजन वेरी करता है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। तो देखिए नॉर्थ में बात करें तो फरवरी मार्च में इसे प्लांट किया जाता है, और अगर पेनिनसुलर मतलब गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये वाला रीजन को देखें तो यहाँ पे नवंबर जनवरी में इसे प्लांट किया जाता है। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे दिसंबर जनवरी में प्लांट किया जाता है। देखिए तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो 2 ईयर में यहाँ पे 5 क्रॉप्स को ऑब्टेन किया जाता है, 2 ईयर में 5 क्रॉप्स। ठीक है, तो ये इसके टाइम ऑफ प्लांटिंग इसका जो रीजन के रीजन वाइज वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे देखेंगे प्रोपोगेशन को। देखिए जो प्रोपोगेशन है ग्रेप का कमर्शियली जो किया जाता है वो हार्डवुड कटिंग से किया जाता है। देखिए हार्डवुड कटिंग, देखिए यहाँ पे इमेज से समझेंगे। देखिए यहाँ पे 2 इयर्स जो वुड है उसको लिया गया है, वाइन को लिया गया है, एवरेज लेके चलेंगे 2 to 3 इयर्स जो ओल्ड जो वाइन होती है उसे सिलेक्ट किया जाता है, और जो मेच्योर जो शूट होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, 30 to 45 लॉन्ग सेंटीमीटर लॉन्ग जो शूट होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है और उसे कट किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे कट किया गया है विद 2 to 3 नोड जो होती हैं, उसमें जो बर्ड्स होती हैं, नोड्स जो नोड्स हैं ये होनी चाहिए, बर्ड्स भी बोलते हैं, तो ये नोड उसमें वेल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस शूट को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए इसमें एक प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस मतलब कि जो बहुत ही यंग शूट्स होती हैं या प्रीवियसली जो बहुत ही हैवी जिन्होंने क्रॉप फ्रूट प्रोड्यूस किए होते हैं उन प्लांट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, और बहुत ही जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उन्हें भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है। एक एवरेज लेके चलते हैं 2 to 3 इयर्स ओल्ड जो वाइन्स होती हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है फॉर हार्डवुड कटिंग। तो देखिए कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड जो है वो है हार्डवुड कटिंग ग्रेप का। ठीक है, जिसमें एक 2 to 3 ईयर ओल्ड जो शूट होती है उसे सिलेक्ट किया जाता है फॉर प्रोपोगेशन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए एक अदर मेथड है ग्राफ्टिंग। देखिए जो ग्राफ्टिंग मेथड है, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, 2 डिफरेंट पार्ट्स को हम एक इंडिविजुअल में जब डेवलप करते हैं, मतलब 2 डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं, एक यूनियन फॉर्म होती है, देन दे ग्रो एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, एज एन होल इंडिविजुअल, तो उसे कहा जाता है ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग में क्या है, ग्राफ्टिंग जो प्रैक्टिस है उसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मतलब कि किसी, देखिए यहाँ पे देखिए फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट रूट स्टॉक के लिए रूट स्टॉक, निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक एंड सलाइन टॉलरेंट रूट स्टॉक। देखिए पर्टिकुलर मतलब जब कभी भी कोई स्पेसिफिक ट्रेड जो होते हैं हमें डेवलप करने होते हैं तब हम ग्राफ्टिंग का यूज होता है, और वेज ग्राफ्टिंग जो होती है इसमें यूज की जाती है। देखिए जैसे फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। देखिए फाइलोक्सेरा होता है एक एफिड, एक लाउस होता है जो कि वाइन की जो ग्रेप वाइन है उसके रूट में फीड करता है, तो बहुत ही हार्मफुल होता है। उसके रेजिस्टेंट रूट स्टॉक को डेवलप किया जाता है। देखिए वाइटिस रिपायरिया, वाइटिस रेपिस्ट्रिस, तो ये इसका रूट स्टॉक है। देखिए निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक डॉगरिज और सॉल्ट क्रीक जो है वो निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। अगर सलाइन टॉलरेट रूट स्टॉक की बात की जाए तो सलाइन, सोलेनिस एंड 1616, तो ये इसके जो है रूट स्टॉक हैं जो है ग्राफ्टिंग की हेल्प से जिन्हें क्या है जिन रूट स्टॉक को डेवलप किया जाता है। तो जो ग्राफ्टिंग है उसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के लिए जो है वो यूज किया जाता है, स्पेसिफिक ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग है कैसे की जाती है, देखिए वेज फॉर्म किया जाता है कट, और उसमें साइन होता है अपर पोर्शन जो शूट कंटेन करता है, और रूट स्टॉक जो होता है दैट इज द लोअर पोर्शन जिसमें रूट कंटेन होती है। ये डिफरेंट प्लांट से लिए जाते हैं तो इन्हें यूनाइट किया जाता है, और देखिए तब ये एज अ होल जो है एक इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं। इनमें जो है वो सारे रिक्वायर्ड ट्रेड्स इसमें डेवलप होते हैं जो हमें डिजायरेबल पेरेंट्स से हमको चाहिए होते हैं, उन वो सारे ट्रेड्स इस इंडिविजुअल में
डेवलप होते हैं। तो ये था ग्राफ्टिंग मेथड, जो कि पर्टिकुलर ट्रेट को डेवलप करने के लिए ग्रेप में अडॉप्ट किया जाता है, ग्रेप में प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वैरायटीज की। देखिए वैरायटीज में अनाबे शाही जो वैरायटी है, देखिए अनाबे शाही वैरायटी जो है एक लेट मैच्योरिटी वैरायटी है, ठीक है, और हैवी यील्डर वैरायटी है। इसकी यील्ड होती है 35 टन पर हेक्टेयर। ये जो है सीडेड वैरायटी है, ठीक है, व्हाइट सीडेड वैरायटी है ये, ठीक है। इसका जो टीएसएस वो होता है 14 to 16% टीएसएस होता है इसमें। और ये जो ग्रो की जाती है आंध्र प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, इन सारे एरियाज में इसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। अगर बैंगलोर ब्लू की बात करें, देखिए बैंगलोर ब्लू जो है कर्नाटक जैसे एरिया में ग्रो की जाती है। बैंगलोर से आप याद रख सकते हैं कर्नाटक में होती है। और ये जो है कलर्ड सीडेड वैरायटी है, कलर्ड सीडेड वैरायटी है, डार्क पर्पल कलर जो है इसका होता है और जूस और वाइन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। इसका जो टीएसएस है तो वो होता है 16 to 18% इसका टीएसएस होता है, 16 to 18%। देखिए नेक्स्ट है गुलाबी। देखिए जो गुलाबी वैरायटी है इसे मस्कट वैरायटी भी बोलते हैं, और इसका एक और सिनोनिम है वो है ब्लैक प्रिंसेस जो है, ब्लैक प्रिंसेस भी इसे कहा जाता है। और ये जो है तमिलनाडु में ग्रो की जाती है, टेबल पर्पस वैरायटी है, और इसका टीएसएस भी होता है 16 to 18%। इसकी अगर यील्ड की बात करें तो 35 टन पर हेक्टेयर इसकी भी यील्ड है, 35 टन पर हेक्टेयर। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पर्लेट की। देखिए जो पर्लेट वैरायटी है ये जो है सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, सीडलेस वैरायटी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे एरिया में से ग्रो किया जाता है, और टेबल पर्पस वैरायटी है, ठीक है। 16 to 18% इसका टीएसएस होता है, और सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, व्हाइट सीडलेस वैरायटी है पर्लेट। चलिए थॉमसन सीडलेस की बात करते हैं। देखिए थॉमसन सीडलेस जो है प्रेफरेबल कल्टीवार है ग्रेप का, इसे बहुत ही प्रेफर किया जाता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इसे ग्रो किया जाता है। अराउंड 55% जो है थॉमसन सीडलेस जो है ग्रेप प्रोडक्शन में जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो थॉमसन सीडलेस जो है सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। तो इसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सारे रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। टेबल पर्पस वैरायटी है और रेजिन प्रोडक्शन के लिए इसे यूज किया जाता है। देखिए इसकी यील्ड जो है वो 20 to 25 टन पर हेक्टेयर होती है, और व्हाइट सीडलेस वैरायटी है ये थॉमसन सीडलेस। देखिए शरद सीडलेस की बात करें, शरद सीडलेस की बात करते हैं तो ये कलर्ड सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। इसका टीएसएस होता है, इसमें टीएसएस सबसे ज्यादा होता है 24 ब्रिक्स इसमें टीएसएस होता है, और ये टेबल पर्पस वैरायटी है। शरद सीडलेस जो है वो रशिया की लोकल वैरायटी है, रशिया की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भोकरी की। देखिए भोकरी जो है तमिलनाडु में ग्रो की जाती है, तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। टीएसएस होता है 16 to 18%, टेबल पर्पस वैरायटी है, ठीक है। तो ये थी भोकरी। देखिए नेक्स्ट है काली साहिबी। देखिए काली साहिबी जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के रीजन में ग्रो की जाती है, उसका टीएसएस होता है 22, ठीक है, 22 जो है ब्रिक्स इसमें टीएसएस होता है। और देखिए शरद सीडलेस में सबसे ज्यादा टीएसएस था 24, उसके बाद तक काली साहिबी में 22, ठीक है। तो ये थी वैरायटीज जो डिफरेंट रीजंस में ग्रो की जाती हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड्स के बारे में। देखिए हाइब्रिड वैरायटीज के बारे में। देखिए जो पहली हाइब्रिड वैरायटी है वो है अर्कावती। तो अर्कावती देखिए क्रॉस है बेंगलोर ब्लू का और थॉमसन सीडलेस का। देखिए बेंगलोर ब्लू जो कर्नाटक में होती है, थॉमसन सीडलेस जो है जो भी मोस्ट प्रेफरेबल वैरायटी है, इसका क्रॉस है। इसका जो टीएसएस होता है 20 to 25 ब्रिक्स का टीएसएस होता है, और रेजिन और वाइन प्रोडक्शन के लिए जो है अर्कावती को ग्रो किया जाता है, रेजिन और वाइन प्रोडक्शन के लिए। ये नेक्स्ट है अर्का हंस। देखिए अर्का हंस जो है बेंगलोर ब्लू और अनाबे शाही का क्रॉस है, ठीक है। अनाबे शाही तो लेट मैच्योरिटी वैरायटी हमने पढ़ी, और बेंगलोर ब्लू जो है कर्नाटक में जो ग्रो की जाती है। देखिए इसका क्रॉस है, ये जो है वाइन प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, वाइन प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, और इसका जो टीएसएस होता है 18 to 21% जो ब्रिक्स इसका जो है टीएसएस इसमें होता है। देखिए जितने भी ये जो हाइब्रिड वैरायटी है इनका टीएसएस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रेप में टीएसएस जो है वो बहुत ही क्रूशियल है वाइन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और रेजिन के लिए। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है टीएसएस। तो अर्का हंस को भी वाइन प्रोडक्शन के लिए जो है यूज किया जाता है। अर्का कंचन की बात करें तो ये अनाबे शाही क्वीन ऑफ वाइनयार्ड का जो है क्रॉस है, लेट मैच्योरिटी वैरायटी है, और वाइन और टेबल पर्पस के लिए यूज किया जाता है अर्का को। देखिए अर्का श्वेता की बात करें तो ये अनाबे शाही और थॉमसन सीडलेस का
क्रॉस है, टेबल पर्पस वैरायटी है और गुड एक्सपोर्टेबल वैरायटी है ये, ठीक है। गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल इस वैरायटी के अंदर है। तो देखिए ये थे वैरायटी के स्पेसिफिकेशंस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इंटरकल्चर ऑपरेशंस जो है, देखिए ट्रेनिंग जो है ग्रेप में ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रेनिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ कैनोपी, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं कि कैनोपी का, ठीक है, कैनोपी का मैनिपुलेशन किया जाता है ताकि जो है जो कैनोपी है उसका फोलिएज जो है उसका बैलेंस बना रहे और जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपर्ली हो सके, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली हो सके और जो उसका विगर है वो हिंड्रेंस ना बने उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके मैंने उसके फोलिएज को मैनिपुलेशन को, ठीक है, कैनोपी के मैनिपुलेशन को किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू। देखिए ट्रेनिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट हेड सिस्टम, टेलीफोनिक सिस्टम एंड बोवर सिस्टम। देखिए जो सबसे पहला सिस्टम है निफिन सिस्टम, देखिए ये रहा पिक से समझे, ये है निफिन सिस्टम। देखिए निफिन सिस्टम में क्या किया जाता है, इसमें जो है 3 शूट्स को ग्रो करते हैं, 3 शूट्स ग्रो करती हैं, ठीक है। 3 शूट यहाँ से ग्रो करी, फिर यहाँ पे आके जो होती है 2 शूट को हॉरिजॉन्टली ट्रेन किया जाता है, 2 शूट हॉरिजॉन्टली ट्रेन की जाती हैं और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करने लगती है, ठीक है। फिर जो एक शूट बचती है उसे 60 सेंटीमीटर तक ग्रो करने दिया जाता है, ठीक है, अप टू 60 सेंटीमीटर। उसके बाद वो भी 2 शूट को डेवलप करती है और फिर उन्हें भी हॉरिजॉन्टली ट्रेन किया जाता है, तो इसे कहा जाता है निफिन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हेड सिस्टम। देखिए हेड सिस्टम ये रहा। हेड सिस्टम में क्या किया जाता है कि एक सिंगल शूट को, एक सिर्फ सिंगल शूट को ग्रो करने दिया जाता है और जो लेटरल शूट्स होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो हेड सिस्टम में सिंगल शूट को जो है ग्रो करने दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेक, ठीक है। तो ये है हेड सिस्टम। देखिए टेलीफोनिक सिस्टम की बात करें, देखिए टेलीफोनिक का मतलब होता है कि एक जो टेलीफोन का पोल होता है जिससे उससे तारें कनेक्ट होती है ना, उसी तरह इसको नाम दिया गया है टेलीफोनिक सिस्टम, ठीक है। देखिए टेलीफोनिक सिस्टम देखते हैं, टेलीफोनिक सिस्टम में क्या होता है कि टेलीफोनिक सिस्टम में एक 2-3 वॉइड्स को, देखिए ये वायर्स लगाई गई है, ठीक है। और जो शूट होता है उसे ग्रो करने दिया जाता है अप टू हाइट। उसके बाद जो है जो शूट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली ट्रेन किया जाता है, ठीक है। जैसे ये स्टेक, ये जो शूट है ये ग्रो किया, फिर इसके बाद यहाँ पे से हॉरिजॉन्टली है, ये इसके जो शूट्स हैं उनको ट्रेन किया गया, दो डिफरेंट डायरेक्शन में इनको ट्रेन किया गया। फिर जो होता है ये जो शूट्स होती है नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी जो हॉरिजॉन्टल दूसरे प्लांट की, मतलब दूसरे जो वाइन होता है उसकी हॉरिजॉन्टल से कनेक्ट हो जाती है। ऐसे करके ये सब से कनेक्ट होता जाता है, ये एक दूसरे की जो शूट होती है उनसे कनेक्ट होती जाती हैं और फिर ये ऐसे फॉर्म करती है। जैसे एक पोल, जैसे टेलीफोन में क्या होता है एक पोल से वायर कनेक्ट होती है फिर दूसरे पोल से कनेक्ट होती है, इसी तरह इसमें क्या होता है एक जो वाइन होता है उसकी ब्रांचेस दूसरी वाइन से कनेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पैटर्न फॉर्म करती है जिस वजह से इन्हें कहा जाता है टेलीफोन सिस्टम, ठीक है। देखिए अगर बोर्ड सिस्टम की बात करें, बोर्ड सिस्टम में क्या करा जाता है कि जो बेस्ट शूट होता है, ठीक है, उसको वर्टिकली ग्रो करने दिया जाता है। बेस्ट शूट को जो है वर्टिकली ग्रो करने दिया जाता है और स्टेक उसमें प्रोवाइड की जाती है, उसको स्टेक प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। लेकिन जो ओनली बेस्ट शूट जो होती है उसे वर्टिकली ग्रो करने दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी डिफरेंट सिस्टम जो कि ग्रेप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके प्रोडक्शन में। ये बेसिकली जो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज रह सके, जो प्लांट है वो अंडर द फ्रेम रह सके, ठीक है, जो है आउट ऑफ द कैनोपी ना जाए, ठीक है, ज्यादा विगरस ना हो, क्योंकि विगर भी जो होता है वो प्रोडक्शन को हैम्पर करता है, डिक्रीज करता है, क्वालिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट में देखेंगे प्रूनिंग। तो बात करते हैं प्रूनिंग की। देखिए प्रूनिंग क्या होता है, जब वेजिटेटिव पार्ट को प्लांट के रिमूव किया जाता है, ठीक है, टू कंट्रोल साइज ऑफ प्लांट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रूनिंग। ठीक है, प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मेनली कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, फ्रूट क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है, और जो रेशियो होता है वेजिटेटिव और फ्रूट का जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करना प्लांट में। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जो इन्फेक्टेड और डिजीज जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है ताकि जो
प्लांट है वो हेल्दी रह सके। तो ये सारे जो है प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए प्रूनिंग जो है वो रीजन वाइज वेरी करती है। देखिए अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में दिसंबर टू जनवरी में प्रूनिंग की जाती है नॉर्थ इंडिया में। अगर तमिलनाडु की बात करूं तो दिसंबर जनवरी और मई जून यहाँ पे प्रूनिंग होती है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे रीजन की बात करूं तो यहाँ पे जो है मार्च और अप्रैल में प्रूनिंग की जाती है। ठीक है, तो जो है वो रीजन वाइज वेरी करती है। ठीक है, तो ये सिंगल प्रूनिंग और सिंगल क्रॉपिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सिंगल क्रॉप होती है और सिंगल क्रॉपिंग यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ इंडिया में, और ये होती है जनवरी फरवरी में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं डबल प्रूनिंग की तो डबल प्रूनिंग जो है महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यहाँ पे इसे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सिंगल क्रॉपिंग के लिए। डबल क्रॉपिंग की बात करूं तो ये जो है ये कर्नाटक में प्रैक्टिस की जाती है, और जैसे बैंगलोर ब्लू हो गया, अनाबे शाही हो गया, इन सारी जो वेराइटीज है उसमें इसे प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए शूट पिंचिंग की बात करूं तो शूट पिंचिंग जो है पेनिनसुलर इंडिया में जो है ये जो है ग्रोथ पीरियड और एज वेल एज फ्रूटिंग सीजन दोनों टाइम में इसे क्या है शूट पिंचिंग को किया जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में जो है ओनली फ्रूटिंग सीजन में जो है पिंचिंग को किया जाता है। ठीक है, शूट पिंचिंग का मतलब होता है, ये देखिए ये है पिक से समझेंगे शूट पिंचिंग। जो पोर्शन होता है अपर पोर्शन शूट का कुछ सर्टेन हाइट तक उसे पिंच कर दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो ग्रो करें। ठीक है, तो ये होता है शूट पिंचिंग। देखिए थिनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है कि फ्रूट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ फ्रूट। ये रहा, इसका पिक से समझते हैं इस एग्जांपल को। देखिए ये रहा, तो फ्रूट की जो है थिनिंग की जाती है, डिस्टल एंड से जो है फ्रूट को रिमूव किया जाता है ताकि जो है जो बंच है वो हेल्दी रह सके। ठीक है, अनइवन जो है फ्रूट का अनइवन पैटर्न ना हो, कॉम्पैक्ट ना हो, इसलिए जो है फ्रूट थिनिंग की जाती है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ बर्ड डॉर्मेंसी। देखिए टर्मिनेशन ऑफ बर्ड डॉर्मेंसी में क्या किया जाता है, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचता है या जब टेम्परेचर आता है तो जो बर्ड है वो डॉर्मेंट हो जाता है। उसे ब्रेक करने के लिए थायोयूरिया और HCN हाइड्रोजन साइनामाइड जो है वो सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए। थायोयूरिया 4% और HCN जो है 1.5% to 4% यूज किया जाता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। देखिए नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखिए ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज किए जाते हैं ग्रेप में, जो बेरी साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिन यूज किया जाता है। ठीक है, जिब्रेलिन को यूज किया जाता है बेरी साइज को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और क्वालिटी ऑफ फ्रूट को इंप्रूव करने के लिए जो है GA3 यूज होता है। देखिए ऐसे ही नैफ्थोन एसिटिक एसिड भी यूज किया जाता है 20 ppm, जो प्रिवेंट करता है फ्लावर ड्रॉप को और फ्रूट ड्रॉप को। ठीक है, ऐसे IBA को भी यूज किया जाता है। ठीक है, IBA को यूज किया जाता है कटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेप में कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है वो है हार्डवुड कटिंग, तो कटिंग के लिए IBA को 1000 to 1500 ppm जो है कटिंग के लिए यूज किया जाता है रूटिंग प्रमोशन के लिए। ठीक है, रूटिंग को प्रमोट करता है IBA। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर जो है ग्रेप में यूज किए जाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। देखिए हार्वेस्टिंग जो है वो 100 to 120 डेज, ठीक है, आफ्टर प्रूनिंग 100 to 120 डेज में जो है ग्रेप रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो शुगर और एसिड का रेशियो है वो होना चाहिए 25:30 का रेशियो होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे। देखिए अगर पर्टिकुलर वैरायटी की यील्ड की बात करें तो देखिए सीरियस वैरायटी की 15 टन पर हेक्टेयर, मस्कट की 30, देखिए मस्कट की 30 to 35 टन देखो वेरी करती है। एवरेज यील्ड यहाँ पे दी गई है। पंचद्रोक्षा की दी है 40 टन पर हेक्टेयर। अनाबे शाही देखिए जो लेट मैच्योरिटी और हैवी यील्ड वैरायटी है 20 टन पर हेक्टेयर। अर्का हाइब्रिड की 20 टन पर हेक्टेयर दी गई है। देखिए बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। देखिए जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं उसमें की जाती है ग्रेडिंग। देखिए ग्रेडिंग में क्या है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट को जो है सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए डिफरेंट कैटेगरी होती है। देखिए सुपीरियर क्वालिटी होगी, फिर जो नेक्स्ट जो क्वालिटी होगी उसकी थोड़ा लो क्वालिटी होगी। ठीक है, मीडियम क्वालिटी होगी, देन जो होगी उसकी थोड़ा
जो है थोड़ा कम, जो मीडियम क्वालिटी से उससे थोड़ा कम क्वालिटी होगी, और जो बिल्कुल ही जो डिजीज इन्फेक्टेड और जो डैमेज फ्रूट होते हैं उनको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह से कैटेगरी की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है जैसे फ्रूट्स में, ठीक है। जो जैसे बिग लार्ज साइज फ्रूट को अलग रखा जाता है, मीडियम साइज फ्रूट को अलग रखा जाता है और स्मॉल साइज फ्रूट को अलग रखा जाता है, इनकी एक कैटेगरी बनाई जाती है, ठीक है। देखिए ग्रेडिंग के टाइम पे जो है कुछ एक्सपोर्ट करने की जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो किया जाता है, एक्सपोर्टेड जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो किया जाता है। जैसे जो ब्रिक है, टीएसएस है, जो 17 ब्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। जो बंच वेट है 300 टू 750 ग्राम बंच वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रूट साइज की बात करी जाए, डायमीटर की बात करी जो 16 mm या जो उससे ग्रेटर 16 mm का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। बंच का कलर मिल्की ग्रीन कलर होना चाहिए बंच का, और कॉम्पैक्ट जो बंच होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, या वैसे भी जो है कॉम्पैक्ट बंच को डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो होती है ग्रेडिंग में। अगर प्री कूलिंग की बात करें तो रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, ठीक है। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है, फ्रूट को 2 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड जो रूम होते हैं उसमें 6 आवर के लिए रखा जाता है, ताकि जो उसका फील्ड हीट है वो रिमूव हो जाए। तो ये है प्री कूलिंग। देखिए स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज की आइडियल कंडीशन होती है 0 to 2 डिग्री सेल्सियस के लिए 95% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो है स्टोर किया जाता है ग्रेप को। देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन में भी ग्रेप को रखा जाए तो 5 to 6 डेज के लिए जो है ग्रेप को रखा जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में। देखिए क्यों रखा जाता है, क्योंकि नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, क्योंकि आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है इसमें राइपनिंग प्रोसेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, कंटिन्यू नहीं रहती है, इसलिए इसको रखा जा सकता है। थोड़ी इसकी शेल्फ लाइफ जो है कंपैरिजन टू क्लाइमेटिक फ्रूट ज्यादा होती है। अगर क्लाइमेटिक फ्रूट है तो उनको जो है नॉर्मल कंडीशन में 5 to 6 डेज के लिए बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। तो ये थे इसके सारे स्पेसिफिकेशन जो हमने डिस्कस करे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ग्रेप वो एंड होता है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक है बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये है आज का थॉट। थॉट है विनर्स आर नॉट पीपल हु पीपल हु नेवर क्विट। तो देखिए विनर्स वही होता है जो फेलियर फेस करने के बाद भी जो है गिव अप ना करे, हार ना माने। तो देखिए फेलियर सबकी लाइफ में आता है, हर कोई इंसान फेलियर फेस करता है, लेकिन उस कंडीशन में सरवाइव करना, उस कंडीशन में क्विट ना करना, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग और दैट ओनली मैटर्स। तो देखिए डोंट गिव अप। तो चलिए यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून, विल डिस्कस इट वेरी सून। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।